हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि बेसिक ऑफ केमिस्ट्री लेकर आइए, और बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में मैंने सब कुछ डाल दिया है। जो जो चीजें किसी भी बच्चे को जो कि 10th में है, 11th में है, 12th में है, उसको चाहिए। अगर कोई 9th में है तब भी इस वीडियो को देखेगा तो बहुत कुछ उसको सीखने को मिलेगा। अगर केमिस्ट्री में कभी कुछ नहीं पढ़ा है तो आज से स्टार्ट कर दीजिए और मैं सारी चीजें आप लोगों को समझा दूंगा। तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज आती है हमारे पास एटम। तो एटम किसे कहते हैं जरा समझते हैं। एटम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल को। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। और ये सिंगल पार्टिकल होता है। फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन की बात करें, हम क्लोरीन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, कार्बन, सल्फर, हम किसी भी एटम की बात करेंगे तो वो सबसे छोटा पार्टिकल जो कि अकेला होगा उसको हम बोल सकते हैं एटम्स। दूसरी चीज आती है मॉलिक्यूल्स। ये होता है व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, मान लीजिए हमारे पास O था तो O2 बन गया, O3 बन गया, Cl2 बन गया, H2 बन गया, S8 बन गया, तो ये सारी चीजें होंगी हमारे पास मॉलिक्यूल्स। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एटम से। एक चीज जो कि ज्यादातर बच्चों को दिक्कत करती है वो है एटम और एलिमेंट। जब ये एटम किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्लोरीन है तो बहुत सारे क्लोरीन जब कंबाइन हो जाएंगे तब उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। ये सिंगल हमारे पास जो होगा इसको हम एटम बोलते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं प्योरेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की जो प्योरेस्ट फॉर्म होगी, या हम कह सकते हैं कि अगर हम एटम्स को, एक ही एटम्स को कंबाइन करते हैं, आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। तो जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम तरीके के एटम से मिलकर बनते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद आता है हमारे पास एलिमेंट। ये एलिमेंट हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं 118। तो याद रखिएगा 118 हमारे पास होते हैं टोटल एलिमेंट्स जो कि इस तरीके की पीरियोडिक टेबल में लाई करते हैं। यहां हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल चार पार्ट्स में डिवाइड होती है। यहां इस पार्ट को हम एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक है, और ये है एफ ब्लॉक। तो एलिमेंट्स हमारे पास तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहले होते हैं मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स, और तीसरे होते हैं हमारे पास मेटालॉइड्स। क्या होती है इनकी डेफिनेशन, और कैसे पता करेंगे कि कौन सी चीज मेटल है, कौन सी चीज नॉन मेटल है, या कौन सी चीज मेटलॉइड है, ये आगे हम लोग को पता चलेगा। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कहते हैं जब व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो, इन ए फिक्स्ड रेशियो। अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होंगे किसी फिक्स रेशियो में, तो जो सब्सटेंस मिलेगा हमें उसको हम कंपाउंड बोल देते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं H2O। इसमें जो रेशियो होती है वो 1:8 होती है, और ये 1:8 हम निकालते हैं, इसका एटॉमिक मास लिखते हैं, और ये हो जाती है हमारे पास 2:16, जिसको हम 1:8 लिख सकते हैं। तो जो कंपाउंड्स होते हैं उसकी बेसिक डेफिनेशन ये कि कंपाउंड्स का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे कि H2SO4 एक कंपाउंड है क्योंकि इसका फॉर्मूला लिखा जा सकता है। H2O एक कंपाउंड है इसलिए क्योंकि इसका फॉर्मूला लिखा जा सकता है। अगर हमसे कहा जाता है एयर, तो एयर एक मिक्सचर है, इसी वजह से एयर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो याद रखिएगा ये चीज। आगे आता है हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीजें रहती हैं। पहली चीज होती है सॉल्यूट,
और दूसरी चीज होती है सॉल्वेंट। जो जो लोग नोट्स बना रहे हैं, लास्ट में मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, जो उन क्वेश्चंस का आंसर देगा वो होगा प्राइज का हकदार। तो याद रखिएगा कि जो आंसर बता रहा है उसको प्राइज मिलेगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन जो होता है वो होता है सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर हमारे पास ये लिक्विड है और इसमें हमारे पास यहां है शुगर, तो जो शुगर होती है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, जो कि हमेशा लेसर क्वांटिटी में रहती है। और जो वाटर होगा हमारे पास, इसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे पास दो चीजों का मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास तीसरा टॉपिक क्या आता है। तीसरा टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, नाम है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है? अगर हम एटम की शक्ल देखते हैं, एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो जो सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें दौड़ती हैं, पहली चीज होती है प्रोटॉन और दूसरी चीज होती है न्यूट्रॉन। आउटसाइड द न्यूक्लियस हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के बाहर रहता है और ये निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इनसाइड द न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए, मान लीजिए हमारे पास Na है, तो Na के पास हमेशा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे। अगर कोई क्लोरीन है तो इसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे। अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज आ गया, मान लीजिए यहां इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तब हमारे पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बहुत जगह हम लोग किताबों में देखेंगे कि इक्वल दिए हुए हैं, लेकिन चार्ज्ड स्पीशीज के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास एटॉमिक मास। अभी आगे मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे और एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का क्या होगा। तो जो एटॉमिक मास होता है हमारे पास, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम बोल देते हैं एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और एटॉमिक नंबर को हम करते हैं जेड से। ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दिया जाता है तो हमारे पास आता है एटॉमिक मास। तो यहां हम देखते हैं जरा अपनी टेबल और देखते हैं कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का क्या क्या होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। यहां हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखा हुआ है और इससे हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा देखते हैं। सबसे पहले हमें H2O गिवन है, तो यहाँ 2 लिखा है, तो इसको पहले 2 लिखेंगे। और यहाँ हमारे पास जो येलो कलर से हैं, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर हैं और इधर है हमारे पास एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास निकालना हम लोगों ने याद करना पड़ेगा हमें। और मॉलिक्यूलर मास हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें एटॉमिक मास की जरूरत होती है, याद रखिएगा। तो एटॉमिक मास हमारे पास यहाँ 2 हो गया पहले हाइड्रोजन, और एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है 1। तो यहाँ लिख दिया हमने मल्टीप्लाई करके 1, प्लस का साइन लगाया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास होता है इसका 16। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास निकल के आया वो है ऑक्सीजन और H2O के लिए 18।
सिमिलरली हम यहां करके देखते हैं, मान लीजिए हमसे CO2 का कहा जाता है, तो C का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस 2 इंटू 16, तो ये हो गया हमारे पास 12 प्लस 32, वो हो गया हमारे पास 44। अगर हम HNO3 का निकालेंगे तो इसका मास लिखा पहले 1 प्लस नाइट्रोजन का मास देखा यहां से कितना होता है 14 लिख दिया, प्लस 3 इंटू 16 किया, तो ये हो गया हमारे पास 15 प्लस 48, जिसको हम लिख सकते हैं 63। तो याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम इस तरह से। अब एटॉमिक नंबर आप लोगों को एक जगह लिख लेने हैं और उसके बाद करना है ये कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। अलग अलग शेल्स में, अलग अलग शेल्स में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देंगे तब उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब होता क्या है हमारे पास, अभी हमने देखा कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का रहता है। इसमें जो पहली शेल आती है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं के, उसके बाद एल, उसके बाद आती है एम और उसके बाद आती है हमारे पास एन। तो याद रखिएगा इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, इसमें 8 होंगे। अभी 10 तक के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो यहां स्टार बनाकर इसमें भी 8 लिख दें, और जितने भी बचेंगे वो जाएंगे हमारे पास आखिरी शेल में एन में। अब मान लीजिए कि हम के, एल, एम और एन करते हैं, और हमारे पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 1, तो 1 अगर है तो हम सिर्फ यहां रख सकते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन, तो के शेल में एक इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 2 यहां आ जाएंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 आएंगे यहां और एक आगे जाएगा, क्योंकि के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की क्षमता होती है। अगर हमारे पास यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले 2 यहां जाएंगे और जो बचे इलेक्ट्रॉन हैं वो यहां जाएंगे 7। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते 17, तो हम क्या करते, हम पहले 2 यहां रखते, फिर इस एल शेल में हमारे पास 8 आ सकते हैं और जो बचे 7 हैं वो आगे जाएंगे। तो इस तरह से जब हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं अलग अलग शेल्स में, तब इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए हमसे कहा जाएगा कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, तो पहले हमने के लिखा, उसके बाद लिखा एल, उसके बाद लिखा एम और उसके बाद लिखा एन। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा नहीं जा सकते, एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है। अभी 8 आए, फिर और 8 आए यहां और ये हो गए 2। याद रखिएगा कि जो लास्ट शेल होती है उसमें कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं जा सकते। अगर जा रहे हैं कभी तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। आखिरी शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया किसी भी एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर था 5, तो आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स गए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3 हुआ और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 3। अगर किसी का 12 है तो 2 8 2, तो ये हो गया हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर किसी का 17 है तो 2 8 7 हुआ, तो 7 हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें क्या बताता है जरा समझिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही पूरी रिएक्टिविटी होती है। याद रखिएगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि रिएक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हैं तब उस
एलिमेंट को हम मेटल बोलेंगे, अगर 4 हैं तब मेटलॉइड बोलेंगे, अगर वो 4, 5, 6, 7 हैं तब उसको नोबल मेटल नॉन मेटल बोलते हैं, और अगर 8 हैं तब इसको नोबल गैस बोलते हैं, नोबल गैस। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें बताता है कि कोई भी एलिमेंट मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, मेटलॉइड होगा, या फिर नोबल गैस होगा। नोबल गैस कहते हैं 18 ग्रुप एलिमेंट्स को, और ये सारी जो ट्रिक्स हैं वो मैंने कुछ वीडियोस में जो पुरानी है वो बता दी हैं। ये मैं बेसिक फिर से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये डिमांड करी थी। नेक्स्ट चीज आती है बड़ी ही इंपॉर्टेंट, वो है वैलेंसी। तो वैलेंसी निकालने के लिए हम करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1, 1, 2, 3, 4 है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1, 2, 3, 4 है, उस केस में क्या होगा, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 है, उस केस में हमारे पास क्या होगा। तो याद रखिएगा कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 है तो वैलेंसी हमारे पास बराबर होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। वैलेंसी कहते हैं कि उस एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। स्टेबल बनाने के लिए जो छोटे एटम्स होंगे उनको अपनी ड्यूप्लेट पूरी करनी होगी। मान लीजिए 2, 1 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ताकि अपनी जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो हासिल कर ले। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2, 3, 4 हैं तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम है और हमसे पूछा जाता है कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी। तो 282 है, तो 282 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया 2, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी 2 होगी, क्योंकि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 या 4 होगा तो वैलेंसी उसी के बराबर हो जाती है। अगर हमारे पास नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन आ गया, अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है तो 2, 5, तो अब हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ है 5। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 होंगे तो जो वैलेंसी होती है हमारे पास वो बराबर हो जाएगी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 में से उस नंबर को माइनस कर देंगे जो कि हमें वैलेंसी देगा। 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस किया, अब ये क्योंकि 5 है तो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा तो वैलेंसी आ गई हमारे पास 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम यहां 5 लिखेंगे तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फर्क सबको पता होना चाहिए। मान लीजिए हमसे कहा जाता है कि वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, आर्गन और ऑक्सीजन, इनकी हमें वैलेंसी बतानी है। तो वैलेंसी बताने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसका हो गया 284, 287, 288 और 26। उसके बाद यहां लिखते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, आखिरी शेल, आखिरी शेल, आखिरी शेल, आखिरी और इसकी आखिरी। तो यहां हमारे पास हुआ 3, ये हुआ हमारे पास 4, 7, 8 और 6। तो ये हो गई हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट में आती है हमारे पास वैलेंसी, जो कि बताएगी हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो वैलेंसी भी 3, 4 है तो 4, लेकिन अगर 5 से ज्यादा है तो 8 में से इस नंबर को कर देंगे माइनस, यहां कर देंगे 0 और ये कर देंगे 2। इसका मतलब जो आर्गन होता है इसको इलेक्ट्रॉन लेना नहीं है ना देना है, इसके पास वैलेंसी 0 है। उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। अब मान लीजिए कि हमसे कहा जाता है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो ज्यादातर बच्चे यहां गलती करके कर देते हैं कुछ इस तरह की चीज कि इसको लिखते हैं NaCl, इसको लिखते हैं MgCl
और इसको लिखते हैं AlCl, जबकि यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा। अब बात ये आती है कि क्या कर दिया Na ने कि इसके साथ 2 नहीं आया, क्या इससे गलती हो गई थी, क्या इसका गुनाह था कि इसके साथ 2 नहीं आया, यहाँ 2 आया यहाँ 3 आया है। तो ये डिसाइड करती है वैलेंसी, जो कि अभी हमने पढ़ना सीखी कि वैलेंसी कैसे निकालेंगे। ये जो हमने निकाली थी अभी वैलेंसी थी। तो अब हम समझते हैं वैलेंसी से कैसे निकालते हैं फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। तो जरा समझते हैं। मान लीजिए हमसे कहा गया NaCl, तो यहां नीचे लिखनी पड़ेगी हमारे पास हमें वैलेंसी, जो कि Na की है 1 और Cl की भी है 1। कैसे है? Na की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 होता है तो वैलेंसी भी 1 ही होगी। तो ये हो गया 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास बनेगा फॉर्मूला Na1Cl1, जिसको हम NaCl ही लिख सकते हैं। लेकिन जब हम Mg की बात करें तो Mg और Cl का देखेंगे तो इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी 1 है, तो इस वजह से फॉर्मूला बना है हमारे पास MgCl2। तो आई बात कुछ समझ में? अब जरा समझिए, यहां एल्यूमिनियम क्लोराइड का करके देखेंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड का, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AlCl3 आएगी हमारे पास इसका कंपाउंड का फॉर्मूला। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं जरा। मान लीजिए हमसे कहा जाता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए हम पहले एल्यूमिनियम लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, इसकी 2 होती है, तो ये करेंगे हम, फॉर्मूला बना है Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ज्यादातर बच्चे फॉर्मूला AlO बता देते हैं, जो कि गलत है। अब कुछ आते हैं चार्ज स्पीशीज, उसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सल्फेट। तो याद रखिएगा, पहला जो हमारे पास स्पीशीज होता है वो सल्फेट है, दूसरा होता है कार्बोनेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड और फॉस्फेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास चार्ज स्पीशीज हैं। इसमें सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 CO3 NO3 OH और PO4। तो ये होते हैं हमारे पास स्पीशीज, चार्ज स्पीशीज, जिनका फॉर्मूला, जिनके ऊपर चार्ज हम डायरेक्ट याद रख लेते हैं। बस ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब मान लीजिए हमसे कहा जाता है कि सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है हमारे पास, तो सोडियम का फॉर्मूला होगा Na और सल्फेट हो गया SO4। Na की वैलेंसी हमने पहले याद कर ली है, तो ये हो गया हमारे पास Na2SO4। ज्यादातर बच्चे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला NaSO4 बताते हैं। ये 2 कहां से आया, कैसे आया, उनको समझ में नहीं आता। तो अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये 2 कैसे आया है। सिमिलरली अगर हमसे कहा जाएगा कि एल्यूमिनियम सल्फेट का बताइए, एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो यहां हमारे पास एल्यूमिनियम की वैलेंसी होगी 3 और सल्फेट की होती है 2। इस वजह से फॉर्मूला बनता है Al2SO4 3। ज्यादातर बच्चों को केमिस्ट्री इसलिए बुरी लगती है क्योंकि ये उनको समझ में नहीं आता। रिएक्शंस इसी से निकलते हैं। अगर कोई चाहता है कि उसको केमिस्ट्री समझ में आए तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ये हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा था, तो मॉलिक्यूलर मास तक हम लोग इस वीडियो में रखते हैं। 5 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बोला था, यहां आप लोग को मॉलिक्यूलर मास निकालना है। 5 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लास्ट में दे रहा हूं, जो कमेंट में उसका सही आंसर बताएगा वही होगा प्राइज का हकदार, और मैं प्राइज जरूर देता हूं, आप लोगों को पता होगा। एटॉमिक नंबर हमें आयरन का बताना है और ये क्वेश्चंस है हमारे पास। आप लोग कोशिश करिएगा कि इसका आंसर आप लोग वीडियो से पहले सीखें जिसको नहीं आता, और फिर वो आंसर बताए। थैंक यू बच्चों।